दूल्हे का घोड़ी से उतार देना, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना, आपके जलाशयों में आपको पानी नहीं लेने देना, सार्वजनिक स्थान में, तो बहुत सारा अमेंडमेंट इसमें किया गया है। तो छुआछूत बहुत ही, कोई सामने से भी ना निकले, कोई देखे भी नहीं, कोई घर में भी नहीं घुसे, कोई मंदिर में नहीं घुसे, मतलब उसका एक व्यक्ति का इतना मतलब फिजिकली, मेंटली, इतना मतलब सोशली बायकॉट किया जा चुका था, उसको दूर करने के। जय भीम, जय संविधान। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक। द मूक नायक पर हमारे साथ जुड़ी हैं जयपुर की एडिशनल एसपी सीमा हिंगोनिया जी। सीमा हिंगोनिया जी टेलीकम्युनिकेशन जयपुर में कार्यरत हैं। राजस्थान पुलिस के आवाज प्रोग्राम जो महिलाओं और युवाओं को कानून के प्रति जागरूक करता है वो भी चलाती है। साथ ही महिलाओं और युवाओं को ऑनलाइन ऑफलाइन कानून की जानकारी भी देती हैं। इसी के अलावा युवाओं को जागरूक करने हेतु सेव यूथ सेव नेशन प्रोग्राम चलाती हैं। सेव यूथ सेव नेशन बुक का प्रकाशन भी इन्होंने किया है। कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण हेतु SC/ST एक्ट, RTI एक्ट और सरकार की सभी योजनाओं के बारे में कमजोर वर्गों के लोगों को जानकारी देती हैं। इसके लिए कार्यशाला भी चलाती हैं, आयोजन करती हैं। और हम इसी पूरे मामले पर इनसे बात करेंगे कि SC/ST एक्ट क्या है, इसका प्रावधान क्या है, कहाँ कमी रहती है हमारे समाज में जिनको इसकी जानकारी नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत है सीमा हिंगोनिया जी आपका द मूक नायक पर। नमस्ते मीना जी, जय भीम आपको। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, जैसा कि हमने बताया कि आप अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है उसके बारे में युवाओं को जानकारी देती हैं। तो मैम क्या है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी जान पाए आखिर क्या है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण। मीना जी, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 और अमेंडमेंट अधिनियम 2016 हमारे समाज में जो असमानता है, अस्पृश्यता है, उसको दूर करने के लिए और जातीय उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए ये कानून आया है। और सरकार की मंशा है कि जो जातीय भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता फैली हुई है उसको इसके कानून के माध्यम से दूर किया जाए। हालांकि जो सामाजिक भेदभाव होते हैं वो सब कुछ कानून से दूर नहीं होता है, उसके लिए मानसिकताएं भी बदलनी पड़ती है। परंतु कानून एक सहारा बन जाता है कि यदि आपके साथ ज्यादा जातीय उत्पीड़न हो रहा है, बहुत ज्यादा असमानता हो रही है और उसकी वजह से, जाति की वजह से आपके साथ भेदभाव, लड़ाई झगड़ा या आपके साथ बहुत ज्यादा हीनियस ऑफेंस किया जा रहा है, तो उससे आपको बचाव करता है ये कानून, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 और अमेंडमेंट एक्ट है इसका 2016। ये तो मैम 2016 में किस तरह से पीड़ितों को मदद करता है और इसका उद्देश्य क्या है? 2016 में इसमें जब अमेंडमेंट आया है तो जो 2019 का जो अमेंडमेंट था उसके बाद भी 19 से लेके अभी 16 तक जब यदि हम डेटास देखते हैं, आंकड़े देखते हैं, तो उतना रिलीफ लोगों को नहीं मिला। जातीय उत्पीड़न को लेके जो पर्टिकुलर SC/ST समाज है उसको उतनी मुक्ति नहीं मिली। बहुत सी चीजों में अभी भी वही जो परंपरागत जातीय विभेद है वो कंटिन्यू बना रहा। उनमें से बहुत सारा अमेंडमेंट करके सरकार ने इसकी धाराएं बढ़ाई हैं, कुछ एक्ट्स हैं उसको जोड़ा है और कुछ और IPCs को इसमें जोड़ के और इसको बहुत ज्यादा विस्तृत कर दिया गया है। इसकी धाराओं में बदलाव किया है, कंडीशंस में बदलाव किया है और इसका उद्देश्य है कि जिस जिस तरह की जातीय उत्पीड़न हो रहा है, जैसे दूल्हे का घोड़ी से उतार देना, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना, आपके जलाशयों में आपको पानी नहीं लेने देना, सार्वजनिक स्थान में, तो बहुत सारा अमेंडमेंट इसमें किया गया है 2016 में। और सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट है वो इसका आर्थिक सहायता का चेंज है। आर्थिक सहायता, इसमें जो विक्टिम होते हैं उनको आर्थिक सहायता मिलती है, लेकिन वो पहले जो 1979 के अधिनियम के द्वारा मिल रही थी वो चालान के बाद थी। इसका सबसे बड़ा अमेंडमेंट है कि अब जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है
उसके बाद आपको 25% राशि आर्थिक सहायता के रूप में मिलेगी। और उसका उद्देश्य और सरकार की मंशा है कि जो व्यक्ति जिसके साथ जातीय उत्पीड़न हो रहा है, जो पीड़ित है, उसका तुरंत मुकदमा दर्ज होकर उसको 25% राशि दे दी जाए, ताकि वह उस राशि से अपने लिए वकील कर सके, अपने आने जाने का किराया निकाल सके। उसको जो परेशानियां हुई है इस घटना से, चाहे वो मेडिकल इंजरी हो, चाहे मेंटली डिस्टरबेंस हो, या उसके घर बार किसी को नुकसान पहुंचा है, या उसके किसी भी सदस्य को कुछ हुआ है, तो इस राशि से 25% राशि से वो तुरंत उसकी मदद से वो अपने लिए लड़ाई लड़ सकता है। उसको एक संबल देने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए संबल देने के लिए सरकार ने इस राशि को एफआईआर दर्ज होते ही कर दिया है। और इस राशि की वजह से ही आज लोग खड़े होकर संघर्ष करना शुरू कर दिया है। वरना पहले व्यक्ति सबसे पहले तो मुकदमा दर्ज कराने से ही डरता था, कौन पुलिस, कोर्ट कचहरी, और कौन खर्चा करेगा, कौन वकील करेगा। परंतु ये जो सरकार की मंशा है 2016 के अनुसार, इसने बहुत चेंजेस लेके आया है जनता की मानसिकता में भी और पीड़ित के लिए भी। मैम, जैसे हम आर्टिकल 15 की बात करें, 17 की बात करें, तो ये क्या है और किस तरह के आर्टिकल इसमें जो हैं जोड़े गए हैं, किस तरह की धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं, जो अब अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के बारे में भी आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको ये सारी चीजें खुलकर पता चले। संविधान का आर्टिकल जो 15 है, जो बाबा साहब का संविधान की मुख्य देन है, जो बाबा साहब का संघर्ष था और जो सपना था, उसकी मुख्य देन है। बाबा साहब ने जो संघर्ष खुद फेस किया था, और वो नहीं चाहता था कि उसका समाज इस संघर्ष को फेस करे, और ये जो जातीय असमानता है वो दूर है, उसको दूर करने के लिए उन्होंने आर्टिकल 15 दिया, जिसमें साफ लिखा है कि जाति, लिंग, वंश, स्थान या किसी भी धर्म के नाम पर आप असमानता नहीं कर सकते। आपको सबको समान अवसर देना पड़ेगा, सबके साथ समान व्यवहार करना पड़ेगा, सबको स्वतंत्रताएं देनी पड़ेंगी। ये आर्टिकल 15 है। और इसी आर्टिकल 15 के बाद पर्टिकुलर 17 जो आर्टिकल है, वो अस्पृश्यता को दूर करने के लिए, जो सबसे बड़ी, जो हमारे समाज की, हमारे देश की जो सबसे बड़ी दुविधा थी, जो अब काफी कम हो चुकी है, कि अस्पृश्यता बहुत ही, छुआछूत बहुत ही, कोई सामने से भी ना निकले, कोई देखे भी नहीं, कोई घर में भी नहीं घुसे, कोई मंदिर में नहीं घुसे, मतलब उसका एक व्यक्ति का इतना मतलब फिजिकली, मेंटली, इतना मतलब सोशली बायकॉट किया जा चुका था। उसको दूर करने के लिए धारा आर्टिकल 17 बाबा साहब द्वारा लाया गया था, अस्पृश्यता दूर करने का। 1955 में अस्पृश्यता कानून भी आया, निवारण अस्पृश्यता निवारण कानून भी आएगा। उसी अस्पृश्यता निवारण के कानून के नेक्स्ट स्टेज में हमारा ये SC/ST एक्ट 1989 आया था। जी मैम, आप जैसे सिस्टम में बनी हुई हैं, तो आपके पास या जिस सिस्टम में आप हैं वहाँ किस तरह की जो है कंप्लेंट्स आती हैं? क्योंकि समाज में अभी हम अपने देश में देख रहे हैं तो उत्पीड़न, जातीय उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो है एफआईआर होती ही नहीं है कई मामलों में, या लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो किस तरह के मामले आपके पास आते हैं और किस तरह से उसको हैंडल किया जाता है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जातीय उत्पीड़न बढ़ रहा है, ये नहीं है। जातीय उत्पीड़न पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जातियां हैं अभी, और जातीय जो दम्भ है वो भी अभी व्यक्ति में विराजमान है। अभी वो अपनी जाति से बाहर निकल नहीं पाया। जो जाति हमारी ऊंच नीच, छुआछूत वाली जो भावना है कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये जो भावना, जो मानसिकता है ना, वो कंटिन्यू रन कर रही है। अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं और हर चीज आज सामने रहती है, और व्यक्ति भी आजकल संघर्षवादी हो गया है। तो जैसे ही किसी के साथ कुछ भी, या तो एट्रोसिटी की घटना होती है या किसी भी तरह की घटना होती है, तो वो तुरंत पुलिस को अप्रोच करता है। और आजकल जैसे पुलिस में अप्रोच करना भी इजी हो गया, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। आज ये व्यक्ति की जागरूकता का नतीजा है। उसकी वजह से डे टू डे हमारे सामने घटनाएं ज्यादा आती हैं। और जो मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया, उसके माध्यम से भी आ रही हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, जबकि घटनाएं पहले भी ज्यादा थी,
आज भी ज्यादा है और रहेंगी, क्योंकि जब तक जाति नहीं जाएगी तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। तो मैम जी हाँ, आप बताएं। मैम, जैसे कई सारे तरह की घटनाएं होती हैं। कई बार हम्म माना जाता है कि आपसे जो है मारपीट करेगा वही उत्पीड़न का हिस्सा होगा, तभी आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जाति सूचक शब्द कहना भी अपने आप में एक उत्पीड़न में आता है, SC/ST एक्ट में आता है। तो और बिल्कुल किस बिल्कुल। तरह के जो मामले हैं वो SC/ST एक्ट में आते हैं, जिसके खिलाफ जो इस जाति से जुड़ा हुआ है वो कंप्लेन कर सकता है दूसरी जाति के जिसने बोला है इसको, या जो इस तरह का देख, भेदभाव कर रहा है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो SC/ST एक्ट है ये SC और ST वाले विक्टिम के लिए है, और जो सामान्य वर्ग है, जिसमें सामान्य वर्ग में जनरल कास्ट भी आ सकती है, OBC का व्यक्ति भी आ सकता है, वो यदि SC या ST के व्यक्ति को जाति सूचक शब्द कह रहा है, गाली दे रहा है जाति से रिलेटेड, या फिर वो जाति गत कोई घटना ऐसी कर रहा है कि आप SC के हैं या आप ST के हैं, इस नाते आपके साथ कोई भी घटना कर रहा है, चाहे मारपीट की कर रहा हो, चाहे आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दे रहा हो, चाहे आपको मोटरसाइकिल पे नहीं बैठने दे रहा हो, चाहे आप बाल बढ़ा रहे हैं तो आपके साथ मारपीट कर रहा है, या आप SC की आपके पास जमीन है और उस पर कब्जा करना चाहता हो, तो बहुत टाइप्स, मतलब आप SC और ST से बिलोंग करते हैं, इस वजह से आपके साथ कोई घटना हो रही है तो वो इस एट्रोसिटी एक्ट में कवर होती है। सिर्फ जाति सूचक कहना ही कंप्लीट नहीं है। जो 2016 का जो अमेंडमेंट है वो साफ साफ कहता है कि कोई यदि आपको जाति सूचक शब्द नहीं कह रहा तो भी एट्रोसिटी एक्ट काम करेगा। क्यों? क्योंकि यदि सामने वाला आपको जानता है कि आप किस समाज से हैं और आप उसको जानते हैं कि आप किस समाज से, और उस समाज का होने की वजह से वो आपको बार बार प्रताड़ित कर रहा है, आपको घर से निकलते वक्त आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है, आपको रास्ते पे नहीं जाने दे रहा, आप शमशान घाट में डेड बॉडी ले जाना चाहते हैं, आपको इसलिए नहीं जाने दे रहा, आप मंदिर के सामने से गुजरना चाहते हो तो वहां से नहीं दे रहा, सिर्फ इसलिए कि आप इस कास्ट को बिलोंग करते। तो हर तरह का एक्ट यदि आपकी जाति की वजह के साथ कोई गलत व्यवहार आपके साथ कर रहा है तो वो इसमें कवर होता है एट्रोसिटी एक्ट में। और अब तो हर धारा को इसमें जोड़ दिया है। जाति सूचक शब्द कहना अब इसमें जरूरी नहीं है कि आप जाति सूचक शब्द ही कहें, आपकी मंशा, आपकी भावना, आपकी दुर्भावना, आपका इशारा, आपका कथन, हर चीज को इसमें शामिल कर लिया है। कोई व्यक्ति यदि आपको खड़े खड़े इशारा कर रहा है, गलत इशारे कर रहा है, आपको मार देने का इशारा कर रहा है, किस लिए? क्योंकि आप उसको, वो जानता है आपको किस समाज से है, वो बोल कुछ नहीं रहा, एक्सक्यूज ले रहा है कि बोलेगा तो कुछ हो जाएगा तो वो एक्सक्यूज। तो इसमें हर चीज को कवर कर लिया है। नया जो अमेंडमेंट है बहुत मतलब जबरदस्त इसमें अमेंडमेंट किया गया है। मैम, आपने कहा जैसे इशारा कर रहा है, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी भावना से प्रकट हो रहा है कि वो जाति की वजह से कर रहा है। दुर्भावना। लेकिन जी, दुर्भावना से प्रकट हो रहा है। लेकिन कई बार ये चीजें साबित नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आपके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। आप इसको कैसे बताएंगी कि आपका जो आपके सामने वाले का जो व्यवहार है वो इस तरह का व्यवहार है कि वो आपकी जाति की वजह से ऐसा हो रहा है, या आपको इस तरह का इशारा कर रहा है, वो उसके काम पे इस तरह से फर्क पड़ रहा है। देखो, तो ये एक हो पाती। देखो, एक बात तो यदि आपके साथ आपका कोई पड़ोसी या आपके समाज का, मोहल्ले का कोई इस तरह की भावना कर रहा है या आपको लगातार परेशान कर रहा है, तो वो एक दिन अचानक ऐसा नहीं करेगा। ये चीजें शुरू से चलती है, स्टेप बाय स्टेप। कभी आपके उससे हॉट टॉक हुई होगी, कभी उसने आपको टोका होगा, कभी उसने आपको रोका होगा, या कभी आपको इशारा किया होगा, कभी किसी और के थ्रू उसने धमकी दिलवाई होगी। तो सबसे पहले तो ये कंटिन्यू चलती हैं ये चीजें, अचानक एक दिन में नहीं हो जाती हैं। दूसरा, यदि आपको लगातार वो परेशान कर रहा है, आपको कोई पर्टिकुलर, जैसे आपका खेत है वहां से नहीं निकलने दे रहा, आपको उसमें से निकलना है, आपका वहां रास्ता है और आपका बंद कर दिया जाता है, और आपके साथ उसको लेके लड़ाई झगड़ा हो जाता है और आप उसकी कंप्लेन करते हैं, और वहां पे गवाह के रूप में कोई नहीं है, सिर्फ आप हो या सामने वाला है, तो वो गवाह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गवाही आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप मुकदमा रजिस्टर्ड कराएं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है, वो खुद घटना को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन करेगा। उस समय कोई गवाह हो या नहीं हो, बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनसान रास्तों में हो जाती है, अकेली जगह पे हो जाती है, कमरों के अंदर हो जाती है,
तो वहां विक्टिम के ऊपर प्रेशर नहीं है कि वो इस चीज को साबित करेगा या कहीं से गवाह लेके आएगा या उसने सुना या नहीं सुना। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो खुद करेगा। घटना सच्ची है, यदि घटना वास्तव में हुई है तो घटना अपने आप अपने एविडेंस छोड़ती है। किसी भी तरह की घटना होती है वो एविडेंस छोड़ती है। और कोई यदि आपको लगातार परेशान कर रहा है तो आप धीरे धीरे कंप्लेन कराओ उसको। आगे से आगे आपको उसके खिलाफ एविडेंस खुद को कलेक्ट करने चाहिए। आप उसका वीडियो बना सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, उसके खिलाफ पुलिस में दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि एक ही दिन में दो, धीरे धीरे दे सकते हो। फर्स्ट टाइम उसको आप 151 में पाबंद करा सकते हो। तो गवाह क्रिएट करना या एविडेंस क्रिएट करना ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है। मैम अगर किसी के साथ इस तरह की घटना होती है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए और किस तरह की जो है सामने वाले को सजा हो सकती है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि अगर कोई इस तरह की घटना करता है और उसने कंप्लेन की तो क्या उसको भी परेशान किया जाता है बाद में? क्योंकि कई लोग इसलिए डर जाते हैं, कई लोग इसलिए एफआईआर नहीं करते क्योंकि वो इस पचड़े में नहीं फंसना चाहते हैं और उनको लगता है कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा। बहुत से लोग तो काफी दिनों तक तो इस टॉर्चर को सहन करते हैं क्योंकि वो इस चीज में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते कि कौन पुलिस में जाए, कौन माथापच्ची करे, फिर समाज में रहना है, कल इस एरिया में रहना है, लोगों के बीच में रहना है, तो कौन इस तरह के पंगे मोल लेगा, ये भावना होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे यदि आपके साथ कोई वास्तव में कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप एक बार में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ। आप फर्स्ट सिंपल कंप्लेन दे सकते हो, उसको आप 151 में पाबंद करा सकते हो। दोबारा यदि कोई आपके साथ गलत कर रहा है, मैं जनरल कह रही हूँ, सिर्फ एट्रोसिटी एक्ट के लिए नहीं कह रही, कोई भी आपका हो सकता है पड़ोसी जो आपके समाज का ही है वो भी आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बजाय पाबंद करवाने की कार्रवाई करवाएं, 151 की कार्रवाई कराएं, 122 की कार्रवाई करवा सकते हैं और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें कि ये देखो कंटिन्यूसली मुझे परेशान कर रहा है, ये पानी के लिए परेशान कर रहा है, ये नाली के लिए परेशान कर रहा है, ये रास्ते के लिए परेशान कर रहा है, ये किसी और चीज के लिए परेशान कर रहा है। क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीजें आगे जाके बड़ी हो जाती है। यदि आपने इसको यहाँ ब्रेक नहीं किया किसी भी तरह की घटना में तो वो ही कल इतनी भयंकर स्थिति में आ जाती है कि आपस में लोगों के सिर फूट जाते हैं, मर्डर तक हो जाते हैं। तो आपको अवेयर होते हुए बिना हेजिटेशन के आपको थाने का जाना चाहिए, थाने पे कंप्लेन करानी चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए और उनको पाबंद करवाना चाहिए। फिर यदि आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा लगातार ही परेशान कर रहा है तो फिर आप एक मुकदमा भी दर्ज कराएं। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराते? एफआईआर दर्ज करानी चाहिए।